नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर तो समझिए। और सबसे पहले बात महायुद्ध की। युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा है, लेकिन सांसें बिहार की भी थमी हुई है। जंग के 7वें दिन दोनों ओर से बमबाजी और गोलीबारी जारी है। मौत के मंजर के बीच भारत का ऑपरेशन गंगा खुशियों की खेप लेकर भारत लगातार लौट रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए कि महायुद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा की धार के मायने क्या कुछ हैं। यूक्रेन के शहरों में तबाही का ये मंजर युद्ध की विभीषिका बता रहा है। ताबड़तोड़ बम वर्षा और अंगारों के बीच लोग एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन तबाही के आलम के बीच भारत का झंडा बुलंद है। यूक्रेन से भारत के छात्रों को लाया जा रहा है। यूक्रेन से पटना पहुंचे ये हैं नितेश, जो अपने घर तो लौट आए हैं, लेकिन तबाही का वो मंजर अभी भी उनकी आंखों के सामने नाच रहा है। क्या सब देखा था? पढ़ने में टाइम लगे हमें। बॉम्बिंग की आवाज़ हमने सुनी है, मिसाइल की आवाज़ें सुनी है, टैंकर्स की भी आवाज़ सुनी है। और तो और जब हम लोग जाते थे सामान लेने के लिए तो वहाँ पे राशन वाशन कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं मिल रहा था। पानी की बहुत कमी थी, पानी भी हमें बहुत गंदा पानी मिला था। भारत सरकार ने भरपूर प्रयास। हाँ, प्रयास तो हर जगह हो रहे। क्या नाम हुआ आपका? नितेश कुमार। अब जरा इनसे मिलिए। ये है मुंगेर की स्नेहा, जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन युद्ध की वजह से मुंगेर वापस आना पड़ा। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की पहल से ये अब अपनों के बीच हैं, लेकिन दोस्तों के फंसे होने की टीस मन को साल रही है। थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने बहुत हेल्प किया। उन्हीं की वजह से सारे बच्चे, मैं भी यहाँ तक पहुँची हूँ, पर मैं अभी भी कुछ 0% भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अभी भी वहाँ पे स्टक हैं। जब तक वो नहीं से इलाहाबाद आ जाते तब तक मैं बोलूंगी। मैं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। अब तक करीब 12,000 भारतीयों को यूक्रेन से लाया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। भारत ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। अभी तक की अगर बात कर ली तो 17,000 लोगों को भारत लाया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौटे हैं और 5 देशों के रास्ते उन्हें भारत वापस लाया जा रहा है, जिसमें हंगरी, रोमानिया, पोलैंड के रास्ते उन्हें भारत लाया जा रहा है। ये प्रक्रिया लगातार जारी है। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं और इसके साथ ही भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। कभी से सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है और साथ ही साथ मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को वहां भेजा है। इधर रूस ने यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों की मदद के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि रूस हर तरह से भारतीयों की मदद करेगा। दरअसल रूस भारत का पुराना दोस्त है और भारत ने यूक्रेन के साथ चल रहे विवाद में रूस का साथ नहीं छोड़ा है। यूएन की अगर बात कर लें तो भारत ने शामिल ना होकर इसमें दोस्ती का परिचय दिया और अब रूस ने भी दोस्ती निभाते हुए यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। यानी कि कुल मिलाकर ये दोस्ती ही एक वजह है जिसकी वजह से इस वक्त जो भारतीय छात्र हैं वो पूरी तरह मुकम्मल व्यवस्था के साथ इस वक्त उनकी वतन वापसी हो रही है। और जाहिर है कि हालात बिगड़ रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव को खाली कराने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए।
शर्तों के बीच कैसे सफल होगी बातचीत? वॉर के बीच ऑपरेशन गंगा फुल स्पीड। ये रात खतरे वाली, खार्किव करें खाली। युद्ध थमेगा या थर्ड वर्ल्ड वॉर? हथियार आग उगल रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लड़ाई लंबी होती जा रही है। शांति के लिए शुरू है बातचीत का दौर, लेकिन सफलता की उम्मीद घटती जा रही है। हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात ऑपरेशन गंगा की, जिसकी स्पीड एयरफोर्स की भागीदारी के बाद बढ़ गई है। इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी ने युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कराने का भरोसा दिलाया है। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इस बीच यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने खार्किव में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को 2 एडवाइजरी जारी की है। पहली एडवाइजरी में भारतीय समय के मुताबिक रात 9 बजे तक हर हाल में खार्किव छोड़ने को कहा गया। इसके आधे घंटे बाद जारी दूसरे अलर्ट में पैसोचिन, बाबई और बेजुलियोदोव्का तक पहुंचने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पैदल ही खार्किव से निकल जाएं। अब ये दूरी भी जान लीजिए। खार्किव से पैसोचिन 11 किलोमीटर, बाबई 12 किलोमीटर और बेजुलियोदोव्का 16 किलोमीटर दूर है। मुश्किल यह है कि खार्किव रेलवे स्टेशन पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और वहां से ट्रेन चल नहीं रही। बावजूद इसके एयरलिफ्ट का काम जोरों पर है। Total number of Indians who have returned on these flights to 3,352. I'm also happy to share that as many as 15 flights, remember 6 flights last 24 hours, but 15 flights are scheduled over the next 24 hours. Some of these are already actually en route. छोड़ने की एडवाइजरी जारी होने के बाद खार्किव में एक क्रूज मिसाइल सिटी काउंसिल की इमारत से टकराई। ऐसे में सवाल है कि क्या खार्किव पर कोई बड़ा हमला होने वाला है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को इशारों ही इशारों में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। सर्गेई ने कहा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसके नतीजे बेहद खौफनाक होंगे और इसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी खुलकर होगा। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे। जो जंग चल रही है उसकी जिम्मेदार अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। उन्होंने रूस से किए गए वादे पूरे नहीं किए। यूक्रेन शुरू से अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। अब बात शांति की, जिसके लिए बातचीत के जो दौर चल रहे हैं वो शर्तों में उलझे जा रहे हैं। यूक्रेन ने बातचीत से पहले युद्ध विराम की शर्त रखी। ये शर्त पोलैंड में दूसरे दौर की बातचीत से पहले रखी गई है। पहले दौर की बातचीत बीते सोमवार को बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच हुई थी, लेकिन करीब 3.5 घंटे तक चली उस वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब खबर तो समझिए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। इस वार में तटस्थ की भूमिका में भारत अकेला देश है। भारत ने तटस्थ रुख अपना रखा है और इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका और रूस दोनों देशों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं, प्रगाढ़ रिश्ते हैं। भारत की जीडीपी का 40% हिस्सा फॉरेन ट्रेड से आता है और भारत का अधिकतर कारोबार अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों के अलावा मिडिल ईस्ट से भी होता है। भारत पश्चिमी देशों से एक साल में करीब 350 से लेकर 400 बिलियन डॉलर का कारोबार करता है, जबकि रूस और भारत के बीच भी 10 से 12 बिलियन डॉलर का कारोबार लगातार किया जा रहा है। यानी कि इन तमाम बातों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इसके कई तरह के प्रभाव भारत देश पर भी पड़ सकते हैं। महायुद्ध के बाद
अब बात हम करेंगे बिहार विधानमंडल की। दरअसल बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में लगातार बवाल हो रहा है। बिहार विधानसभा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के सभी सवालों का करारा जवाब दिया। पहले सदन में सीएम नीतीश का विपक्ष पर प्रहार देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष की हर बात का जवाब दिया, हर सवाल पर जमकर पलटवार भी किया। मुख्यमंत्री का फोकस क्राइम को लेकर ही रहा। सीएम ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के आधार पर कहा कि बिहार देश भर में 25वें स्थान पर है, जो कि पिछले रैंकिंग से काफी बेहतर है। हर प्रकार से हम लोग इस काम को करते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, तो ये जो संज्ञेय अपराध है देश भर का, तो आप जरा जान लीजिए कि बिहार इस देश में जो 2020 का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो प्रकाशित हुआ, 2020 का प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से बिहार देश में 25वें नंबर पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में पहले शायरी के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला। सुनिए। जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। फिर तेजस्वी ने गरीबों पर अपराध बढ़ने का आरोप लगाया, साथ ही लगे हाथ बिहार में 2 लाख करोड़ की आर्थिक गड़बड़ी का आरोप सीएजी रिपोर्ट के हवाले से देने की भी कोशिश की। हम ये कह रहे हैं महोदय कि दिन दहाड़े क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम में वृद्धि हो रही है महोदय। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई चले जाइए तो कोई थाना में लेता ही नहीं है। कितने ऐसे मामले हैं महोदय जो सब लोग, जनता जो है मिलने आती है, अब बोलती है कि कोई कार्रवाई नहीं, अब देखते हैं तो भाई पूरा गरीब, और केवल गरीबों पर अब तक जो है सरकार में 80 घोटाले से भी ज्यादा हो गया, एक पर भी जो है कार्रवाई नहीं होता। भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। सीएजी रिपोर्ट में भी 2 लाख करोड़ रुपए का, अरे 2 लाख करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। विधानसभा में तेजस्वी के लगाए आरोपों का कोई असर मुख्यमंत्री पर नहीं पड़ा। नीतीश ने तो सीधे तेजस्वी पर तंज कसते हुए कह दिया कि वे चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, कोई काम धाम नहीं करते। देश में बिहार का 30वां स्थान, सुन न लीजिए, क्या जानते, कुछ जानते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जरा ये सब बतवा सुन लिया करिए, ध्यान दे लीजिए कि महिलाओं के प्रति क्या स्थिति है, और जरा उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। 30वां स्थान है पूरे देश में। ये जो यहाँ पर बात करते हैं आप अरे आपको कोई मतलब है, आपके पार्टी का कोई मतलब है इस सब चीज से, जनहित में। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिशें कर रहा है। बुधवार को भी विपक्ष ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन सदन के भीतर जिस तरह से मुख्यमंत्री का तेवर देखने को मिला, उससे लगता नहीं कि सरकार किसी भी मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए अब जानते हैं कि जिस एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला सीएम नीतीश कुमार ने दिया, वो रिपोर्ट बिहार के मामले में क्या कुछ कहती है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अपराध की घटनाओं में कमी आई है। देश भर में अपराध के मामले में बिहार 25वें स्थान पर है। 2020 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय अपराध दर 487.9 है और इसकी तुलना में बिहार में अपराध की दर 211.3 रही है। हत्या के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर
बिहार का स्थान 8वां है और साथ ही साथ 2019 में नवंबर तक हत्या के कुल 2910 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि साल 2020 की अगर बात करें तो नवंबर तक मात्र 2607 मामले ही दर्ज किए गए हैं। महिला अपराध की अगर हम बात कर लें तो 29वें स्थान पर इस वक्त बिहार है और दुष्कर्म के मामले में भी काफी ज्यादा कमी आई है। डकैती और लूट की वारदातों में भी गिरावट आई है। यानी कि एनसीआरबी के रिपोर्ट को अगर गौर से समझा जाए, परखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि बिहार में अपराधियों का तांडव कम जरूर हुआ है। और अब बात एक ऐसे बयान की जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। क्या है वो बयान और विपक्ष क्यों है हमलावर, जानिए इस रिपोर्ट में, फिर खबर तो समझिए। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। धर्म विशेष को लेकर दिए अपने बयान पर बचौल कायम है। उन्होंने एक बार फिर दोहरा दिया कि वे सदन में माफी नहीं मांगने वाले। सवाल नहीं है माफी मांगने का। हम क्या क्या बोलता है लोग, हम देशद्रोही पर अगर कुछ बोल दिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये सब कोई मुद्दा नहीं, होगा तो होगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो आप झुकने को एकदम तैयार नहीं? सवाल नहीं है, सवाल इसमें झुकने का क्या बात है। 4 दिन पहले ही बचौल के बयान पर सियासत भड़क गई थी। सुनिए मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा था तब बीजेपी विधायक ने। सो तो देश से ले लिए, उनको तो जो भी सुख सुविधा है सब वापस ले ले। यहाँ रहे तो अपना दूसरे स्तर के नागरिकता की तरह रहे। जब वो धर्म के नाम पर देश ले लिए तो कृपा पर रह रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों का, सारे लोगों का वोट राइट खत्म कर दिया जाए। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसे बयान की अपेक्षा किसी राजनेता से तो नहीं की जा सकती। यही वजह है कि बचौल के बयान को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेता जोरदार हमला बोल रहे हैं। श्री ठाकुर का वक्तव्य भारत की संवैधानिक परंपराओं के विरुद्ध है। जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं वो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है और देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर का भी अपमान है और श्री ठाकुर को ऐसे वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए। सीधी से तौर पे बात है, जो बचौल साहब हैं उनसे तो कोई शिकायत ही हम लोगों को नहीं है। शिकायत तो मुख्यमंत्री जी से है। मुख्यमंत्री जी आप बचौल को छोड़ दीजिए, वो जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं अपना पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन आप तो संविधान को महफूज रखने की शपथ के साथ मुख्यमंत्री बने हैं ना। आपकी चुप्पी खतरनाक साबित हो रही है। बचौल के इस बयान का बीजेपी ने बचाव किया है तो वहीं एआईएमआईएम ने ऐसे नेताओं पर सख्त कदम उठाए जाने की बात कही है। माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जिनके प्रति जो ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं, जिनका वक्तव्य जो वंदे मातरम गाने से भी वो परहेज करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनका वो वक्तव्य है। देश संविधान से चलता है और संविधान के विरुद्ध जो बात करे वो संविधान विरोधी है। इस संबंध में हम लोगों ने सदन में बात रखी है। महामहिम राज्यपाल से भी जाकर के हम लोगों ने अपना आपत्ति दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मुद्दों के साथ विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बचौल के अपने बयान पर कायम रहने से बिहार की सियासी तपिश एक बार फिर बढ़ गई है और विरोधियों के साथ ही अपनों को भी बीजेपी पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल बचौल के बयान पर बजट सत्र में हंगामा हुआ है। बचौल ने मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। मताधिकार तक की बात की थी कि उसे छीन लिया जाए। विपक्ष लगातार माफी की मांग कर रहा है, लेकिन बचौल माफी मांगने को कतई तैयार नहीं है। विपक्ष बेवजह मामले को तुल दे रहा है और वहीं जेडीयू की अगर हम बात करें तो जेडीयू ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है और लगातार इस बयान की चर्चा सदन के अंदर की जा रही है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।